हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th का पूरा बुक पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग चैप्टर नंबर 1 से करेंगे और अंत तक जाएंगे धीरे धीरे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोगों का है नंबर 1, संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मीन्स संख्या पद्धति, ये आपका चैप्टर का नाम है, जो पहला लेसन है। ठीक है। और इसमें आप बात करेंगे तो इसको कई भागों में बांटा गया है, जिसको प्रश्नावली के नाम से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करके ऐसे दे दिया गया है। तो इसका जो पार्ट है वो प्रश्नावली 1.1। इसका मतलब हम लोग प्रश्नावली 1.1 की पढ़ाई आज करेंगे। आइए प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आप आइए। तो प्रश्नावली 1.1 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब आप बात करेंगे तो क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? एक तो ये दिया है, फिर इसके आगे और दिया है कि क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ये दूसरा दिया है। उसके आगे फिर दिया है जहां P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बट नॉट इक्वल 0 और Q बट नॉट इक्वल 0 है। चलिए प्रश्न को आप अच्छे से समझिए और उत्तर को परिभाषा में लिखिए। देखिए ये पूछ रहा है कि क्या एक शून्य परिमेय संख्या है। ये दूसरा पूछ रहा है कि क्या वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है कि वो जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक के रूप में, मतलब P और Q पूर्णांक के रूप में होने चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। जहाँ Q बट नॉट इक्वल 0, यानी Q जो हर होगा उसका मान शून्य नहीं होगा। मतलब P और Q पूर्णांक के रूप में होंगे, जिसमें Q यानी कि उसका हर डिनोमिनेटर शून्य नहीं होगा। इसके बाद आपको सोच करके बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, और उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो चलो बताते हैं आपको हम। देखिए शून्य एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर शून्य आएगा, चाहे आप गुणा करें चाहे आप भाग करें। ठीक, आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। भागफल क्या आएगा? शून्य आएगा। तो मतलब हम लोग शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य बटे कुछ भी लिख देंगे, भाग करेंगे तो शून्य आएगा। तो इसका मतलब हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या है और उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। जो Q होगा उसको आप जिससे भाग देना है उसको आप प्लस में ले लीजिए, माइनस में ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर आपको क्या लाना है? शून्य लाना है। तो शून्य आएगा ही आएगा। और Q बट नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं रहेगा, क्योंकि आप संख्या किस में लेंगे? प्लस में या माइनस में। शून्य लेने की क्या जरूरत है? चलिए लिखिए। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते
हैं, जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक के रूप में होंगे और Q रहेगा। ठीक, जैसे आप देख लीजिए, आप 1/0/1 कर दीजिए, 0/2 कर दीजिए, आप 0/3 कर दीजिए। ठीक है, तो आगे आप आदि कर दीजिए। ऐसे आप और संख्या ले सकते हैं। आप समझिए, देखिए हमने जो लिखा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका जवाब हो गया हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया। जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक के रूप में होंगे, जहां P और Q पूर्णांक के रूप में होंगे और Q बट नॉट इक्वल 0 रहेगा। ये हमारा आंसर है। अब जैसे आप देख लीजिए, आपने 0/1 लिखा, 0/2 लिखा, 0/3 लिखा, भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया। उसको हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। P/Q के रूप में है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक के रूप में है। P और Q पूर्णांक के रूप में है। भाई 0 हो सकता है, पूर्णांक के रूप में आप लिखेंगे तो आप 0 लिख सकते हैं और बाकी संख्या को आप प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो 0 और प्लस के रूप में है, ये है, एक 0 है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 3 है। आप बहुत करेंगे तो आप इसको माइनस में ले लेंगे, -1, -2, -3, इसको आप माइनस के रूप में ले लेंगे तो भी पूर्णांक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो इस तरह से आपका पूर्णांक वाला काम हो जाएगा। और फिर लास्ट में कह रहा है Q बट नॉट इक्वल 0। ये बट नॉट इक्वल का मतलब कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान कहाँ 0 है भैया? Q का मान 1 है, 2 है, 3 है, यही तो Q है, यही तो P/Q हर तो यही है, हर का मान 0 नहीं है। तो इस तरह से जो इसका क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमने हिंदी में इसका उत्तर लिख दिया और बाकी उदाहरण के तौर पे हमने लिख दिया इसको कि जहाँ 0 जो शून्य है वो परिमेय संख्या के रूप में है, मतलब P/Q के रूप में है, और P और Q क्या है? एक पूर्णांक के रूप में है, और उसका हर जो है वो 0 नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो आओ भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, पूछ रहा है परिमेय संख्या बताइए। कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात करेंगे। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की, बीच में, अरे एक के बात होता है, चाहे मैं लिखो चाहे कि लिखो, उसके बीच एक बात हो रही है, उसके बीच में की बात हो रही है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। आओ भाई देखिए, चलिए आंसर लिखिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, जब भी दो संख्याओं के बीच कोई भी संख्या हो, चाहे वो भिन्न के रूप में हो चाहे विदाउट भिन्न के रूप में हो, हाँ, जब भी दो संख्याओं के बीच
किस संख्याओं की बात करेगा? जो जितने संख्याओं की बात करे, जितने संख्याओं की बात करें मतलब जितने संख्याओं को पूछे हैं कि 5 संख्या बताइए, 6 संख्या बताइए, जितने संख्याओं की बात करे उसी में एक जोड़ लीजिए, उसी में एक जोड़ लीजिए। और उसके बाद जिन संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है उन्हीं दोनों संख्याओं के अंश हर में क्या करिए, उसी से गुणा कर दीजिए, उसी से गुणा कर दीजिए। चलिए समझिए, हैं 6 परिमेय संख्या ज्ञात, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः अतः 6 धन 1 बराबर 7 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर। हम आपको वही बताए हैं कि जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है, जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें से एक संख्या जोड़ लीजिए, उसमें एक संख्या जोड़ लीजिए और बाकी जो अन्य 2 संख्याएं दी हुई हैं उन दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करिए, आप 7 से गुणा कर दीजिए, उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। तो आइए लिखिए, इसलिए 3 और उसको भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। तो 3 गुणे 7 7 और क्या जाएगा भाई 4/1, 4/1 गुणे 7 गुणे 7 हैं। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, अब आप देखो, इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको जो मिलेगा वो सारी 21 है, 21/7 और 28/7 ठीक के बीच की संख्याएं। इसके बीच की आप जब संख्याएं लिखेंगे तो अब देखिए भाई क्या आ जाएगा, इसके बीच की संख्याएं जब आप लिखेंगे तो देखिए 21/7, इसके बाद 28/7। तो 21 के बाद आप जब जाएंगे तो 22 23 24 25 26 27, इसके बाद तो 28 आएगा। इसका मतलब 6 आ जा रहा है। 21 को छोड़ करके आपको गिनना है, 21 को आपको छोड़ करके गिनना है और जो लास्ट वाला है उससे एक पहले गिनना है। तो गिनिए भाई, हैं बीच की संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 ठीक। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई आराम से। किसी को कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताए। हमने यही कहा कि जिन 2 संख्याओं के बीच की संख्या आपको निकालनी है, जितनी संख्या निकालनी हो उसमें से एक ऐड कर लीजिए, उसमें एक जोड़ लीजिए और उन दोनों संख्याओं के अंश हर में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। उसके बाद उसके बीच की जो संख्या है वो परिमेय के रूप में आराम से आ जाएगी। तो हमने वही लिखा आंसर में, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अतः 6 धन 1 बराबर 7 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करने पर। तो अब इसलिए आपने देखा कि दोनों संख्याएं क्या थी, 3 और 4। तो पहले 3 और 4 को अंश हर के रूप में बनाइए, तो किसी भी संख्या के आप बटे 1 करेंगे तो हर के रूप में चेंज हो जाएगा वो। तो 3/1 गुणे 7 7 और 4/1 गुणे 7 7 ठीक।
अब 3 सतह 21/7 और 7 चौक 28/7, ये 2 हो गया। अब इन दोनों के बीच की संख्याएं, तो आपको पता है कि जिन दोनों के बीच लेना होता है, जिससे शुरू होता है उसको छोड़ करके और जहां अंत होता है उसके एक पहले। तो 21 से शुरुआत है तो 21 को छोड़ दीजिए, आप 22 से लीजिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और लास्ट वाला 28/7, तो उसको लेना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या आपको दी जाएगी आराम से आप निकालिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप 1 2 लगाएंगे, आपको पूर्ण रूप से आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। कह रहा है कि 3/5, चलो ये पहले से भिन्न के रूप में परिमेय के रूप में दे दिया। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच 5, देखिए 5 की बात कर रहा है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखिए, स्पष्ट आप जानिए, हमने आपको बताया कि जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसी में एक ऐड कर लीजिए, और जिन दो संख्याओं के बीच ज्ञात करना उन दोनों संख्याओं के अंश और में क्या करिए, उसी से गुणा कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। लिखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अतः 5 धन 1 बराबर 6 से दोनों संख्याओं हैं, 6 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर। परीक्षा में आप पूरी लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को और सुविधा होगी को आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, पढ़कर अच्छे से समझ जाएगा वो कि भाई आप लिख रहे हैं कि हाँ 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपको 5 धन 1 आपको 6 लेना है। जो 6 लेना है वह उन दोनों संख्याओं के अंश और में गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, संख्याएं लिखा हुआ है, इसके आगे परिमेय संख्या ऐड कर लीजिएगा हमेशा, क्योंकि परिमेय संख्या की ही बात होगी इसमें, हैं। हाँ, तो गुणा करने पर अब आइए, जब आप गुणा करेंगे तो आप देखिए 3/5 और गुणे किससे गुणा करना भाई, 6 से करना, 6 से कर लीजिए, और 3/5 और कितना है 4/5, हाँ 3/5 और 4/5, तो इसमें आप गुणा कर लीजिए 6 से। अब आप देखिए संख्या आपको क्या आएगा, जब आप संख्या लिखेंगे तो 3 छक्का 18 आएगा, 18/30 और 6 चौक 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। देखिए 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा आपका 19/30, ठीक, एक आपका हो जाएगा 20/30, एक आपका हो जाएगा 21/30, 3 हो गया, एक आपका हो जाएगा 22/30, 4 हो गया, और एक आपका हो जाएगा 23/30। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। 18 के बाद और 24 के पहले, तो 18 के बाद और 24 के पहले, 18 19 20 21 22 23, 1 2 3 4 5, पाँचों संख्याएं आ गई। तो ऐसे ही आपको किसी भी संख्या का जो परिमेय संख्या के रूप में न दिया होगा तो भी परिमेय संख्या के रूप में उसको बना लेंगे। जैसे अभी आपका इसके पहले था 3 और 4 के बीच में, परिमेय संख्या के रूप में दिया होगा तो अच्छी बात है,
कुछ करने नहीं है, सिर्फ आंसर में गुणा करना है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ इसके आगे आओ, इसके आगे आइए अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए, ताकि जितने आप पढ़ेंगे, जितने आप समझेंगे, उतने अच्छे से आप उसका आंसर दे ले जाएंगे। और जितने आप कम पढ़ेंगे, उतने आप कम समझेंगे, उतने आपको उत्तर देने में परेशानी होगी। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको सही और गलत का उत्तर देना है, सही और गलत का उत्तर देना है। ठीक है, कह रहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं और या असत्य हैं। दोनों में से कोई एक है भाई, चाहे वो सत्य होगा चाहे असत्य होगा, मतलब चाहे वो सही होगा चाहे वो गलत होगा। सत्य है या असत्य हैं। इसको कह रहा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको ये बताना है कि जो नीचे भी दिया जाएगा वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर नहीं सही है तो क्यों सही नहीं है, इसका आपको रीजन बताना है। ठीक है, हाँ, आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है। चलिए भाई आइए देखिए, तो इसके नीचे जो पहला आपका दिया हुआ है, जो आपका पहला दिया हुआ है, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो भाई, ये आपको बताना है कि सही है कि गलत है। अगर सही बताएंगे तो भी रीजन देना होगा, कारण बताना होगा, असत्य बताएंगे तो भी कारण बताना होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। ये क्या है, ये आपका सत्य है, यह सत्य है। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, इसलिए। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है सत्य है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि क्यों, जो कारण पूछा है। लिख भी सकते हैं, कोई बहुत एतराज तो है नहीं, क्योंकि पूछा भी है कि कारण दीजिए। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। कैसे, जैसे आप देख लीजिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। वो 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, ये भाई पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, हैं? और ये क्या, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो आप फिगर से समझ लीजिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, यानी कि सभी जो अब इसके अंदर आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सत्य है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या के अंदर आती है। चलो अगला देखो भाई, अगला क्या है, अगला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है,
पढ़ते रहिए आप लोग उसको और समझते रहिए अच्छे से। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा आपका जो दिया हुआ है वो दूसरा दिया हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए सॉल्यूशन में आए भाई, समझिए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब पूर्णांक और पूर्ण संख्या का मतलब जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप आंसर सही नहीं बता पाएंगे। तो होता क्या है कि जो पूर्णांक होता है उसमें सभी संख्याएं, जैसे प्लस माइनस वाली भी संख्याएं आती हैं, प्लस की तो आती है, माइनस की भी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है उसमें कोई भी माइनस संख्या नहीं आता है। वह शून्य से स्टार्ट होकर के और प्राकृतिक संख्या के रूप में आगे बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे। बहुत बहादुरी का काम हम लोग किए आज, जो एक लेसन पूरा कर लिए। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आओ भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कोनो जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होकर के और प्राकृतिक संख्या के रूप में आगे जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई जो है परिमेय संख्या 6/3 लिखा है तो इसका मतलब 2 लिखा है, 10/5 लिखा है इसका मतलब 2 लिखा है, 15/3 लिखा है इसका मतलब 5 लिखा है, तो वो तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के रूप में। लेकिन अगर जो भी इसके पहले मैं आपको बताया हूँ इस वाले में कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपका प्लस माइनस भिन्न सब में जाता है। पूर्णांक इंटीजर जो होता है, जो पूर्णांक होता है, तो वो भी प्रत्येक पूर्णांक भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी, दोनों नहीं हो पाएगा। लिखिए नहीं, लिखिए नहीं, और रीजन दे दीजिए क्योंकि चलो परिमेय का ही दे देते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कैसे? जैसे आप लिख दीजिए भाई 1/2 0.5 आ जाएगा इसका। ये कहाँ आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये यही चीज़ अगर आपका 10/2 लिखा हो तो समझो 5 लिखा है, समझो ये पूर्णांक के रूप में है, वो सॉरी पूर्ण संख्या के रूप में है। 15/3 लिखा है, समझो 5 लिखा है, ये परिमेय संख्या के रूप में तो है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी। हाँ, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे हमने कहा 10/2 मतलब 5 लिखा है, समझो पूर्ण संख्या हो गया। 15/5 समझो 5 लिखा है, 3 = 5 समझो ये क्या है, समझो पूर्ण संख्या में हो गया है, तो परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन इसका आंसर पूर्ण संख्या के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। लेकिन इसी के जैसे एक दिन हमने अभी आपको जो लिखा कि 1/2, जिससे बताना है कि वास्तव में ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 0.5, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो पढ़ते रहिए, मौज करिए, धन्यवाद।